इस कोर्स में हम लोग समझेंगे कि रिएक्ट जेएस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में इस कोर्स को डिवाइड किए हुए हैं। अराउंड 7 to 8 मॉड्यूल्स में इस कोर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे और हम लोग थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर फोकस करेंगे। रिएक्ट जेएस को ओवरव्यू देखेंगे और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है वो समझेंगे। इसके बाद रिएक्ट जेएस को हम सेटअप करें कि रिएक्ट जेएस के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, नोड जेएस क्या होता है और एनपीएम क्या होता है, इसको हम लोग इंस्टॉल करके देखेंगे। इसके बाद एक सीएसएस होता है, हम लोग कोर सीएसएस थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, लेकिन हम प्रेफर करेंगे टैलविंड सीएसएस को, क्योंकि मार्केट में टैलविंड सीएसएस का बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये इजी टू लर्न है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पार्ट को देख ले कि रिएक्ट जेएस क्या होता है और ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है। तो रिएक्ट जेएस एक बहुत पॉपुलर जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। तो आप सबको पता होगा जावा स्क्रिप्ट क्या है। तो जावा स्क्रिप्ट एक हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें हम लोग लॉजिक लिखते हैं, कोड लिखते हैं। जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा जावा है, पाइथन है, पीएचपी है। उस तरह जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट का यूज करके एक लाइब्रेरी बना है जिसको हम लोग रिएक्ट बोलते हैं। स्पेशली ये यूआई डिजाइन करने के लिए बना हुआ है जिसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस, और ये प्राइमरी फोकस्ड होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है? तो पहले जो कुछ पेज वेबसाइट बनते थे उनमें मल्टीपल पेजेस रहते हैं, और जब एक पेज से दूसरे पेज में आप ट्रांसफर कीजिएगा तो आपका पेज रीलोड होता था, लेकिन रिएक्ट में रीलोड नहीं होता है। तो चलिए इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एक हम वेबसाइट खोले हैं जिसका नाम है विकिपीडिया। आप लोग सभी अवेयर होंगे, विकिपीडिया में हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं अबाउट इंडिया। ठीक है, इंडिया के बारे में सर्च की देखिए, आप देख सकते हैं कि पेज रिलोड हुआ तब कुछ ओपन हुआ। अगर यहाँ पर टास्क पर क्लिक करते हैं तो एक पेज रिलोड हो रहा है। एक दूसरा हम लोग यूट्यूब को देखते हैं। अब यूट्यूब में सपोज कीजिए हम कुछ सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पेज यहाँ पर रिलोड नहीं हुआ। हम शॉर्ट्स पर क्लिक किए, पेज रिलोड नहीं हुआ। अनवॉच्ड पर क्लिक किए, ये सब पेज यहाँ पर रिलोड नहीं हो रहा है। तो ये हमारा, इसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। एक कंप्लीट एक ही पेज बना हुआ है और यहाँ पर राउटिंग किया हुआ है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो रिएक्ट हमको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है। और रिएक्ट की बात करें तो ये में डेवलप किया गया फेसबुक के द्वारा और मेंटेन भी फेसबुक के द्वारा ही किया जाता है। और की फीचर्स की बात करें तो इसमें हमारा जो काम होता है वर्चुअल डॉम इसमें यूज होता है, जो कि परफॉर्मेंस और रिएक्ट को बहुत फास्ट बनाता है ये। और ये हमारा रिएक्ट जो होता है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। ये सब देखेंगे हम लोग, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, एक कंपोनेंट बना के आपको मल्टीपल टाइप उसको रीयूज कर सकते हैं। ये सब चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। तो रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ इन्वायरमेंट चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने नोड का नाम सुना होगा। तो नोड क्या है? नोड इज नथिंग बट जस्ट एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। नोड के ऊपर ही हम लोग जावा स्क्रिप्ट हमारा रन करता है। अभी इसको इंस्टॉल करके देखेंगे हम लोग नोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये हम अपने ब्राउजर पर आ गए और यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉल नोड, और फर्स्ट लिंक पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से नोड का 64 बिट अगर सिस्टम है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको चेक करने के लिए क्या करना है कि नोड इंस्टॉल है कि नहीं है, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिएगा और लिखिएगा नोड -v। यहाँ पर देखेंगे एक नोड का वर्जन 21.5 मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब आप चाहें तो आप यहाँ से क्लिक करके ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, बहुत इजी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं npm का। तो npm का वर्जन कैसे चेक करते हैं? तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग npm -v। तो ये हमारा नोड पैकेज मैनेजर का 10.2.4 वर्जन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो जस्ट आपको गूगल में टाइप करना है इंस्टॉल npm ऑन विंडोज। आपको ये पहला डॉक्यूमेंट पहला यूआरएल को आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ये बोलेगा ये कमांड आपको रन करना है। जस्ट यहाँ पर नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल, जी मतलब ग्लोबल, और ये npm। तो आपका ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो नोड तो समझ में आ गया कि रन टाइम इन्वायरमेंट है, लेकिन npm क्यों? तो npm हमारा बहुत सारा लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराता है, पैकेजेस प्रोवाइड कराता है। अगर हम लोग सर्च करेंगे npm js.com,
तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनपीएम का। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस आपको अवेलेबल होंगे। जैसे सर्च कीजिएगा रिएक्ट, तो रिएक्ट भी आपका एक लाइब्रेरी है जो कि एनपीएम जेएस पे डाला हुआ है। तो यहाँ पर इसको क्लिक करके ओपन करके देखते हैं, तो देख सकते हैं वीकली डाउनलोड इसका कितना है, 22 लाख वीकली डाउनलोड है। और रिएक्ट को कैसे यूज करेंगे, इन्होंने बेसिक कोड भी लिखा हुआ है। तो आप डायरेक्टली सिर्फ ये कमांड इंस्टॉल करके रिएक्ट को यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने स्लाइड पे। तो ये था हमारा नोट और एनपीएम का यूज। इसके बाद देखते हैं कि इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ टैलविन। सीएसएस आप सभी को पता है, सीएसएस का हम लोग यूज क्यों करते हैं। सीएसएस का यूज हम करते हैं अपने वेबसाइट, वेब पेजेस को, वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, अगर आप सिंपल HTML लिख दिए तो आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया। आप उसमें जावास्क्रिप्ट लिख दिए तो फंक्शनैलिटी उसमें डाल दिए। लेकिन डिजाइनिंग कैसे करेंगे, तो डिजाइनिंग के लिए हम लोग सीएसएस यूज करते हैं। तो टैलविन सीएसएस में क्या होता है ना कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है बहुत फास्ट होता है और इफेक्टिव भी होता है। और टैलविन सीएसएस का यूज करके हम लोग एक पिक्सल पॉइंट पर भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इतना टैलविन सीएसएस हमारा पावरफुल है। और इसमें कंप्लीट क्लास बेस, आपको बस क्लास लिखना है, डिजाइनिंग स्टार्ट हो गया। क्लास लिखना है, डिजाइनिंग आपका काम कर रहा है। तो ये सब सारा चीज हम लोग देखेंगे। हम लोग रिएक्ट और टैलविन सीएसएस को इंस्टॉल करके देखते हैं एक साथ और अपना प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिएक्ट व्हाइट टैलविन इंस्टॉल। ये जो फर्स्ट लिंक है उसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉल टैलविन सीएसएस विद व्हाइट। तो यहाँ पर व्हाइट क्या है, व्हाइट का हम ऑफिशियल साइट ओपन कर लेते हैं एक बार आप लोग को समझाने के लिए। व्हाइट को बोल सकते हैं, व्हाइट एक हमारा बंडलर है जो कि कंप्लीट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली रिएक्ट व्यू डेवलपमेंट के लिए कंप्लीट आपका इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। व्हाइट का अगर यूज करते हैं तो डेवलपमेंट हमारा बहुत फास्ट होता है। इसका जो सर्वर बना के देता है बहुत फास्ट एंड इफेक्टिव है। तो इस वजह से हम लोग व्हाइट का हम लोग यूज कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको व्हाइट के बारे में पढ़ना होगा तो आप इसका white.js.dev वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना प्रोजेक्ट को पहले इंस्टॉल करते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर बस सिंपल से यहाँ पर कमांड कुछ दिया हुआ है उसको आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कोई फोल्डर हम लोग कहीं पर डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेते हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं हम प्रैक्टिकल के नाम से। और अब यहाँ पर हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे CMD और इस कमांड को हम लोग पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर बोल रहा है npm create white latest और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम फर्स्ट प्रोजेक्ट और यहाँ पर टेम्पलेट डैश डैश रिएक्ट, मतलब हमको रिएक्ट इंस्टॉल करना है। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा कुछ कुछ फाइल्स एंड फोल्डर बना दिए। यहाँ पर फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर ओपन करेंगे तो कुछ कुछ फाइल, जो स्ट्रक्चर फाइल है वो हमारा बन के रेडी होगी। अब इसके अंदर जाएंगे हम लोग CD फर्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप npm इंस्टॉल स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं है। जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे तो नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, बहुत सारा डिपेंडेंसी हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा ये रिएक्ट जो है कंप्लीटली इंस्टॉल्ड हो चुका है। इसको हम लोग VS कोड एडिटर में ओपन करके और हम अपना प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग कमांड फिर से खोल लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे कोड डॉट एंटर। तो आप देखेंगे कि हमारा ये VS कोड एडिटर में ये ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ से हम लोग इसका टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, डॉट टर्मिनल न्यू टर्मिनल। अब यहाँ पर हम लिखेंगे npm run और dev, ये कमांड लिखकर आपको एंटर करना है। जैसे ही एंटर कीजिएगा तो व्हाइट आपका सर्वर स्टार्ट कर रहा है। तो हमारा ये सर्वर स्टार्ट हो गया, लोकल होस्ट और ये हमारा पोर्ट नंबर है। तो इसको कंट्रोल और क्लिक प्रेस करेंगे तो ब्राउजर में हमारा ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया और रन भी कर रहा है। अभी के लिए जो इतना लिखा हुआ है इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट, कि आपको थोड़ा सा इसमें चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ से यहाँ तक हमने डिलीट कर दिया और यहाँ पर एक div टैग लिया
और यहाँ पर लिख देते हैं रिएक्ट इज रनिंग, और ये सब भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्ट चालू हुआ है, लेकिन अभी तक टैलविंड पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हुआ है। और टैलविंड सेटअप पर जाएंगे और यहाँ पर टर्मिनल में ये कोड को हम लोग पेस्ट करेंगे। इसको कॉपी कर लिए, अपने टर्मिनल में जाएंगे, ये हमारा टर्मिनल है, और इसको कंट्रोल सी से बंद कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट करते हैं इसको, इस कमांड को रन करते हैं। इंस्टॉल हो रहा है, तब तक नेक्स्ट कमांड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और ये जैसे ही कंप्लीट होगा नेक्स्ट कमांड हम अपना रन करेंगे। यहाँ इंस्टॉल हो चुका है, तो फिर राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे और ये फिर से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। फिर देखेंगे हम लोग टैलविंड config डॉट जेएस नाम का फाइल बना होगा, उस फाइल में इन सारे को पेस्ट करना है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लिए और टैलविन config डॉट जेएस कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और सर्च करेंगे टैलविन config डॉट जेएस, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। तो इसमें जो लिखा हुआ है उसको कंट्रोल ए से हटा देंगे, कंट्रोल भी करके पेस्ट करके सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि इंडेक्स डॉट सी एस एस को ओपन करना है और सब कुछ हटाकर इसको पेस्ट कर देना है। तो फिर से कंट्रोल पी और इंडेक्स डॉट सी एस एस को हम लोग ओपन करेंगे, सारे को कोड को हटाकर सी एस एस कोड को इसको पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि npm रन डेव आपको चलाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे npm रन डेव। यहाँ से हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब तो अपने सर्वर पर चलते हैं एक बार हम, और यहाँ पर देखेंगे ये हमारा रिएक्ट इज रनिंग आ रहा है। लेकिन अब कैसे हम लोग चेक करेंगे कि टैलविन सीएसएस इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है? तो यहाँ पर एक हम क्लास लिखेंगे, सिंपल सा। यहाँ पर इसमें लिखते हैं क्लास नेम, और यहाँ पर लिख देंगे क्लास का नाम अंडरलाइन। तो यहाँ से अगर अंडरलाइन हो चुका है यहाँ पर, तो हमारा टैलविन सीएसएस सही से काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग रिएक्ट इंस्टॉल कर लिया, टैलविन सीएसएस इंस्टॉल कर लिया, और प्रोजेक्ट को हम आसानी से रन भी कर रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ हम लोग ऐड करके देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है, तो एक पैराग्राफ टैग लेंगे और लिखेंगे, यहाँ देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट है। ये सेंटर में क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ टैलविन सी एस एस, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ऐप डॉट सी एस एस में कुछ कोड लिखा हुआ है, तो आप नहीं चाहते ये कोड हमारा रन करे, इफेक्टिव हो, तो आप इसको डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं, इस फाइल को या इस कोड को भी। तो अभी के लिए हम कंट्रोल ए करके सारे को मिटा देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब देखेंगे कि ये हमारा बाय डिफॉल्ट जहाँ था स्टार्टिंग में चला गया। तो अब हमको हेलो वर्ल्ड को सेंटर में करना होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लास, और यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर, तो ये हमारा सेंटर में आ गया। ये टैलविन सीएसएस का हमारा पावर है। टैलविन सीएसएस को लिखकर हम लोग जैसा चाहें वैसा क्लासेस लिखकर अपने कंपोनेंट को रेंडर करा सकते हैं। अगर बोल्ड करना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेमी बोल्ड, टेक्स्ट बड़ा लिखना है तो टेक्स्ट एक्सेल लिख देंगे, 3 एक्सेल, तो बड़ा सा टेक्स्ट दिखेगा विथ हेलो वर्ल्ड बोल्ड में। तो इस तरह से हम लोग टैलविन सीएसएस का यूज हम लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा फोल्डर्स है, बहुत सारे फोल्डर्स एंड फाइल, इन सब का यूज क्या है, हम लोगों को काम करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला फोल्डर जिसको बोलते हैं नोड मॉड्यूल्स। तो नोड मॉड्यूल्स क्या है? जैसे ही हमने कमांड चलाया npm इंस्टॉल, तो बहुत सारे डिपेंडेंसी, बहुत सारे लाइब्रेरी जो कि डेवलपमेंट में हमको यूज है, वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कीजिएगा तो आपका सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा, आपको फिर से npm इंस्टॉल चलाना पड़ेगा। अगर इसको डिलीट कर दिए हम और फिर से npm इंस्टॉल करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक फोल्डर फिर से जनरेट हो जाएगा। और इसके बाद है पब्लिक नाम का फोल्डर। तो पब्लिक में बेसिकली हम लोग एसेट्स रखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास इमेज डालना है, फ़ॉन्ट डालना है, तो वहाँ यहाँ पर हम डालते हैं और यहाँ से अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद है एस आर सी। एस आर सी एक फोल्डर है जिसको हम लोग सोर्स फोल्डर भी बोलते हैं। इसी के अंदर एक्चुअल कोड को हम लोग लिखते हैं और कोडिंग वोडिंग इसी में करते हैं। तो एस आर सी के अंदर ही हम लोग एसेट्स बना सकते हैं, यहाँ पर कितना भी फोल्डर आप बना सकते हैं। तो एस आर सी में एसेट्स में, फिर एसेट्स में वहीं पर इमेज फोल्डर वीडियोस सब रखते हैं। और ये ऐप डॉट सी एस एस, इसमें जो ग्लोबली सी एस एस है उसको हम लोग रखते हैं। ऐप डॉट जे एस एक्स फाइल है, जिस
फाइल में अभी हैं, तो ये हमारा मेन फाइल होता है रिएक्ट का। सबसे पहले यही रन करता है। एक्चुअली ये सबसे पहले रन नहीं करता है, तो सबसे पहले कौन सा रन करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक फाइल बना हुआ है index.html। तो जब भी हम लोग रिएक्ट को प्रोजेक्ट रन करता है, तो ये चीज़ हमारा, ये जो फाइल है index.html जो कि रन करता है। तो ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये बेसिक हेड लिखा हुआ, हेड से उस नाम का मतलब नहीं है। यहाँ पर एक आईडी लिखा हुआ, ठीक है, आईडी रूट है, और ये आईडी से ये जो हमारा डिव है, इसी में कंप्लीट रिएक्ट का एप्लीकेशन हमारा रेंडर करता है। अगर इसको हम डिसेबल करते हैं और रिएक्ट प्रोजेक्ट को लोड करते हैं, कुछ नहीं दिखेगा। तो ये आईडी का यूज कहाँ होता था, तो सबसे पहले रिएक्ट हमारा index.html से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है main.jsx। इसको, ये जो लोड होने के बाद ये jsx जो जावास्क्रिप्ट फाइल लिखा हुआ इसको लोड करता है। तो main.jsx ये हमारा main.jsx फाइल है। तो इसमें रिएक्ट को इंपोर्ट किया गया है, रिएक्ट डोम को इंपोर्ट किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक क्रिएट राउट बनाता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट, उसको रेंडर करता है। तो यहाँ पर ये जो रूट लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर ये रेंडर करता है। ऐप को रेंडर करता है, ऐप डॉट जेएसएक्स को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट किए हुए हैं, और इसको ये रेंडर करता है। अब ऐप फाइल को ओपन करते हैं, तो ये हमारा मेन जो कोड लिखा है वो चीज़ है। तो ये चीज़ अब क्लियर होगी, ऐप डॉट जेएसएक्स, मेन डॉट जेएसएक्स क्या होता है, और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्या होता है। इंडेक्स डॉट सीएसएस देखेंगे कि मेन फाइल में इसको इंपोर्ट किया गया है। तो एचटीएमएल के बाद जब यहाँ पर हमारा मेन लोड होता है, मेन फाइल, तो यहीं पर इंडेक्स डॉट सीएसएस हमारा इंक्लूड है जो कि लोड होता है। और ये एक फाइल जनरेटेड है ईएस डॉट गिट अग्नोर। अगर इस कोड को गिट में पुश कर रहे हैं, तो क्या क्या फाइल गिट में अपलोड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये बताता है। इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट हमारा पैकेट डॉट जेसन। तो पैकेट डॉट जेसन फाइल क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है पैकेट डॉट जेसन। पैकेट डॉट जेसन क्या करता है, यहाँ पर जितने भी लाइब्रेरीज हम लोग यूज कर रहे हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर आता है। इसके बाद एक डेव डिपेंडेंसी है। डेव डिपेंडेंसी मतलब वैसा डिपेंडेंसी जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का क्या यूज होता है, स्क्रिप्ट मतलब ये हमारा कमांड है। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना npm run dev, तो ये हमारा प्रोग्राम डेव रन करते हैं, तो ये चीज हमारा रन होता है और हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो ये बेसिकली जो हम टर्मिनल में कमांड लिखते हैं वो यहाँ पर लिखा लिखा जाता है। तो ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ जितना भी फाइल्स एंड फोल्डर अवेलेबल है हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो हमारा मेन फाइल क्या होगा, मेन होगा app.jsx। इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो ये सिंपल सा हमारा एक JSX मतलब क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट XML। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसको अगर डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले टॉप में हम लोग इंपोर्ट किए हैं रिएक्ट को। इसी तरह अगर जो भी लाइब्रेरीज है इमेज को है, तो वहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है, और यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम उस लाइब्रेरी का नाम। ठीक है, और इसके बाद एक हम लोग फंक्शन बनाए हैं, फंक्शन का नाम क्या है, ऐप। और इसी तरह यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन टेस्ट, और यहाँ पर हम लोग रिटर्न लिख सकते हैं, रिटर्न रिटर्न डायरेक्टली कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं, प्रोजेक्ट हमारा एज इट इज रन करेगा, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में टेस्ट कर देते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखेंगे 534 हमारा रिटर्न हो रहा है। तो ये हमारा यूज है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का। अगर यहाँ पर HTML लिखना है, यहाँ पर H1 हेलो, ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमारा काम कर रहा है। लेकिन अब हमको हेलो के नीचे और भी कोई चीज़ लिखना है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है ना, यहाँ पर अभी सेव करेंगे तो यहाँ भी एरर दिखेगा, इतना सारा एरर देने लगा। यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे तो क्या लिख रहा है, JSX इम्प्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका बोलने का मतलब यहाँ पर एक ही पेरेंट होना चाहिए, मल्टीपल पेरेंट नहीं बना सकते आप रिएक्ट में। रिटर्न कर रहे हैं ना, तो एक पेरेंट होना चाहिए। तो एक पेरेंट का मतलब क्या, यहाँ पर देखिएगा 2 पेरेंट है, ये भी पेरेंट, ये भी पेरेंट है, इनका कोई चाइल्ड नहीं है। तो उस केस में एक पेरेंट कैसे देंगे, तो यहाँ पर हम div लिखेंगे, div को क्लोज किए और यहाँ पर इसको दे दिए। ठीक है, एरर खत्म हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये हमारा रन नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि रिटर्न हमारा काम नहीं कर रहा है।
अगर अब करके देखेंगे इसको, ये हमारा सही से काम कर रहा है। तो इसमें जावा स्क्रिप्ट में जिस लाइन में रहेगा उसी में काम करता है। अगर इसमें नीचे लिख दीजिएगा तो रिटर्न इसी को कर, रिटर्न ब्लैंक को कर रहा है, तो आपको इस लाइन में ये चीज को लिखना पड़ेगा डिव को। तो ये थोड़ा सा और लिख दिख रहा है, अच्छा नहीं हम लोग को लग रहा है। तो इसके लिए रिटर्न को हम लोग एक ब्रैकेट में दे देंगे। ब्रैकेट को ओपन किए और लास्ट में हम लोग ब्रैकेट को बंद कर दिए। ऐसे ही सेव करके देखेंगे तो हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं JSX, जावा स्क्रिप्ट XML। और ये HTML जैसा होता है, लेकिन प्योरली ये HTML नहीं होता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या, ये हमारा कोड लिखे हैं जावा स्क्रिप्ट का, ये भी जावा स्क्रिप्ट का, लेकिन ये JSX है, सेम टू HTML, बट एग्जैक्टली HTML ये नहीं है। तो इसमें क्या होता है रिएक्ट में, तो ये JSX होता है, JSX कन्वर्ट होता है जावा स्क्रिप्ट में और ये ब्राउजर में दिखता है। ये हमारा क्लियर हो गया JSX। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कोई टॉपिक्स के साथ।